सुनो, लास्ट क्लास में आप लोगों को लीज तक पढ़ा दिया था। एक बार यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, कल भी रिवाइज किया था, जल्दी से सुनते चलो। थ्योरी है, लर्न हो जानी चाहिए आपको। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था पहली बात तो, कॉल ऑप्शन होती है, ऑप्शन होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होती, ऑप्शन होती है। कॉल ऑप्शन क्या है, जहाँ पे इशूअर को राइट है कि वो कॉल का मतलब होता है ऑप्शन टू परचेज। तो अगर मेरे पास ऑप्शन टू परचेज है तो उसके पास क्या है, ऑप्शन सेल, तो उसके पास इशूअर के पास राइट है, टाइम का ध्यान रखा करो यार। और क्या ये लिया था कंधे में बिठा के, जरा भी तो है कॉलेबल कॉल ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन टू परचेज। तो इशूअर के पास ऑप्शन होता है कि वो रिडीम कर देगा, आपके पास परचेज का है तो उसके पास सेल का है। फिर पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन का ऑप्शन टू सेल, आपके पास सेल का है तो उसके पास परचेज, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, कब कर सकते हो, और मैच्योरिटी के पहले। इसके बाद इन सब के बारे में कुछ नया नया बताया था। एफसीसीबी के बारे में बताया था कि ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसका रिडक्शन पार्ट होता है, वहां आपको अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट कम मिलता है। वनीला इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें नॉर्मल रेट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। एफआरएस का मतलब होता है फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, और कन्वर्टेबल का मतलब है जिसको फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद ड्रॉप ऑफ में क्या होता है, फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक टाइम एक अमाउंट को गिर देंगे, अगर इंटरेस्ट रेट एक अमाउंट को इंटरेस्ट रेट एक रेट को छू लेगी तो उसके बाद ये अपना फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरिएबल, इसके अंदर आप क्या होता है, नॉर्मल फ्लोटिंग रेट है, नॉर्मल मैच्योरिटी पे दिया था, लेकिन ये वेरिएबल के अंदर क्या है कि आपके पास ऑब्लिगेशन है कि आप इंटरेस्ट के साथ इसको पहले भी कभी रिडीम करवा सकते हो। फिर वाईसीएन, ये एक हेजिंग अप्रोच होती है जिसमें आपको अगर आपने कोई ऐसा बॉन्ड खरीदा है जिस पे इंटरेस्ट कम है और उसी बॉन्ड को कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट पे इशू कर रही है, तो वो जो नुकसान होगा आपका वो हेज हो जाएगा, इस पे आपको पैसा एक्स्ट्रा भी मिलता रहेगा। अगर आप ये यील्ड कर्व बॉन्ड खरीदे हैं तो यूरो बॉन्ड वो होते हैं जहां जो ये कंट्री, जिस कंट्री में जो करेंसी यूज होती है उस करेंसी के बजाय ये दूसरी करेंसी में इशू किए जाते हैं। ठीक है, और जो कंट्री इसको इशू कर रही है वो कंट्री भी उस होम करेंसी की कंट्री कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हुई, मतलब तीन लोग इन्वॉल्व है, एक कंपनी जो किसी और कंट्री से बिलोंग करती है, एक कंपनी जो किसी और कंट्री से बिलोंग करती है, एक कंट्री जिसके अंदर वो इशू हो रहा है, और एक करेंसी जिसमें वो इशू हो रहा है। तो जिस करेंसी में वो इशू हो रहा है वो कहीं और की करेंसी होगी, जिस कंट्री में इशू हो रहा है वो कोई और कंट्री होगी, और जो कंपनी इशू कर रही है वो किसी और कंट्री से बिलोंग करती होगी। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था यूएसए, कनाडा और इंडिया। ठीक है, इशू हो रहे थे वो इंडियन रुपीस में, हो रहे थे कनाडा में, और कंपनी यूएसए की, इसको यूरो बॉन्ड बोलते हैं, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, यानी फैंकी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मसाला बॉन्ड, ये इंडियन कंपनी इशू करती है ओवरसीज मार्केट में। ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है, ये इंडिया में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इन लोगों ने बाहर किया था, एशिया में सबसे बड़ा, इसका एग्जांपल याद रखना है अहमदाबाद म्युनिसिपल, जिससे 100 करोड़ रुपए रेज किए थे गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी इंडिया में हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम थे जो किसी बैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं या फाइनेंस देने का काम करते हैं। फिर कमर्शियल बैंक हमें फाइनेंस देता है, उसके बाद ब्रिज फाइनेंसिंग की बात करें, ये नया पॉइंट है, वो तुम लोग ये चैप्टर में भी देखो, तीसरा दिन है आज अपना, इतने सारे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। क्वेश्चन तो ये आना है कोई सब थोड़ा स्मार्टनेस से पढ़ना, जिसपे से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी वो टेबल बनाई है, उसके पहले जो पहले लेक्चर में पढ़ाया था इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर में क्या फायदा है, प्रेफरेंस शेयर में क्या फायदा है, डिबेंचर में क्या फायदा है, इसको अब मत पढ़ना, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तुमने एक बार दो बार रिवाइज किया, अब दोबारा मत पढ़ना इसको। अब अगर आ भी गया ना तो तुम लिख सकते हो, इतने सक्षम तुम हो। ठीक है, जो नया नया चीज है, जो आने लायक चीज है वो पढ़ना। कमर्शियल बैंक से लोन कैसे लेते, ये आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन ये ब्रिज फाइनेंसिंग अलग चीज है, तो ये आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के साथ लोन सैंक्शन हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, लेकिन डिसबर्स नहीं होता, तो उतने टाइम पीरियड के लिए जब तक वो डिसबर्स होगा तब तक के लिए आप एक और लोन ले लेते हो, उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं, ताकि वो लोन आएगा तो वो वाला लोन चुका देगा। ये भी बात हो गई थी हमारी। फिर यहाँ से हम लोगों ने वेंचर कैपिटल से कर पड़ा। वेंचर कैपिटल का मतलब समझाया आपको, क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर होता है जिसका आइडिया होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो जाता है किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर के पास जिसका आइडिया भी होता है, पैसा भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो उसकी मदद करता है वो पैसे देकर। अब वो पैसे किस किस फॉर्म में देता है वेंचर कैपिटल को, इक्विटी देता है, यहाँ पे पैसे देने का और ओनरशिप दे लेगा, लेकिन 49% तक ही रहनी चाहिए। कंडीशन लोन, इसमें वो पैसे दे देगा और लोन लेगा, लेकिन कन्वेंशन लोन और कंडीशन लोन में क्या फर्क है, कन्वेंशन लोन में ब्याज मिलता है, कंडीशन लोन में रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी किसको मिलती है, सेल के ऊपर, जो वेरी करती है 2% से
15%। कितनी वेरी करती है? 15। अब इंटरेस्ट भी 2 से 15 पे वेरी करता है। सिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट 15 से ज्यादा नहीं होता है, अनसिक्योर्ड पे होता होगा 15 ज्यादा मार्केट में। लेकिन वो जो लोन होता है या इंटरेस्ट होता है वो तो तुम्हारे लोन पे होगा। लोन तो तुमने अगर 1 करोड़ पे लिया तो ब्याज भी 1 करोड़ पे लगेगा, या तो ये तो सेल पे लगेगा। सेल कल 10 करोड़ हो गई तो 10 करोड़ का 2% रॉयल्टी, 20 करोड़ सेल हो गई तो उसका 2%। तो मजा जाएगा इसमें। इसमें आपने ओनरशिप ना लेकर भी, उसमें तो फिर भी आपने इक्विटी शेयर में ओनरशिप ली, यहाँ पे तो आपने ओनरशिप भी नहीं ली। और इक्विटी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड तो प्रॉफिट का पार्ट होता है, ये तो सेल पे मिल रहा है। सेल तो आप करोगे ही करोगे तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो बहुत बढ़िया चीज है। इक्विटी शेयर खरीदोगे तो ओनरशिप मिलेगी, ओनरशिप मिलने के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी। तो जितने भी बड़ी स्टार्टअप होते हैं शुरू में तो नेट प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, लॉस में ही जाते हैं। लेकिन सेल तो सभी करते हैं ना, बिना सेल के काम चलता है? सेल तो करेंगे, तो सेल पे दी जा रही है, तो बहुत बढ़िया चीज है। इसके बाद इनकम नोट बता रहा है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें थोड़ा लोन होता है और थोड़ा कन्वेंशनल लोन होता है, थोड़ा कंडीशनल लोन होता है। फिर पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर, इसमें आपको डिबेंचर दे दिए जाते हैं, मतलब आप पैसे देते हो आपको डिबेंचर दे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आपको 3 फेज में मिलता है। शुरुआत में बिल्कुल नहीं मिलता, नेक्स्ट फेज में थोड़ा लो होता है, उससे नेक्स्ट फेज में थोड़ा हाई मिलता है। सब कल बता देगा। डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन शानदार आपको चार्ट पर बना के पूरा समझाया था। क्या होता है इसके अंदर कि एक बोरोवर होता है, बैंकों के पास जाता है, बैंकों के पास जाकर वो क्या करता है? लोन लेता है। लोन लेकर अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख देता है। जब वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख देता है तो ऐसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी बहुत सारी बैंकों के पास इकट्ठी हो जाती है, तो उनके पास इलिक्विड फंड जमा हो जाता है और उनका लिक्विड फंड खत्म हो जाता है। लोन दे देंगे तो कैश खत्म हो जाएगा, तो लिक्विड फंड खत्म होता जाता है, इलिक्विड फंड जमा होता जाता है। तो वो जाते हैं किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास, एसपीवी के पास। एसपीवी को बोलते हैं कि तुम मेरा ये इलिक्विड फंड ले लो और मेरे को लिक्विड फंड दे दो, ठीक है? तो सारे मॉर्गेज पेपर हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल को देते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से वो सारे की क्या करवाता है? रेटिंग करवाता है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी बढ़िया वाली है, मक्खन प्रॉपर्टी, तलवंडी वाली कौन सी प्रॉपर्टी, विद्यानगर वाली कौन सी प्रॉपर्टी, चंदगढ़ा वाली कौन सी है, ठीक है, कालेड़ा वाली कौन सी है। अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी होगी, सारी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? रैंकिंग कर देता है। कोई ए प्लस, कोई बी प्लस, कोई बी, कोई सी, कोई डी। एक बार ये रैंकिंग हो जाती है तो फिर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल उन सारे जितने भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से बॉन्ड इशू से बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है तो लोग बॉन्ड खरीदते हैं। जो बॉन्ड खरीदता है उसको बॉन्ड पे ब्याज मिलता है। बॉन्ड की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जो ए प्लस वाली सिक्योरिटी पे सिक्योर्ड होते हैं बॉन्ड, ए प्लस वाली, उनको कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो ए प्लस वाली सिक्योरिटी है उसमें रिस्क ही नहीं है। रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी नहीं है, रिस्क कम रिटर्न भी कम। जो डी ग्रेड वाली प्रॉपर्टी का बॉन्ड खरीदता है तो उसका बॉन्ड भी डी ग्रेड वाला होता है, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। अब ये लोग बॉन्ड लेते जाते हैं, वो पैसा आता है स्पेशल पर्पस के पास, स्पेशल पर्पस को पैसा देता है बैंक को, बैंक वापस दे देता है जिसको बोरोवर। इस तरीके से आपका पैसा ही आपको दिया जाता है। इकोनॉमी में आपका ही पैसा घूमता है, आपके द्वारा ही लेकर। ये सिस्टम को डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। अगर एक लाइन में डेफिनेशन आए तो वो पहले डेफिनेशन लिखना इल्लीगल करेक्ट। इलिक्विड फंड को लिक्विड फंड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। इलिक्विड फंड को लिक्विड फंड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। ये भी कल हो गया था। दो तरह की लीज भी कल आपको पढ़ा दी, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग, ठीक है? और फाइनेंसिंग लीज जल्दी आ बेटा। इन दोनों के अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या फर्क है, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन में याद रखना है। फाइनेंस लीज ओनरशिप राइट मिलता है किसको? लेसर, लेसर का, लेसी का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ना या तो ऑलमोस्ट। ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। फाइनेंसिंग लीज में सारे जो मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे लेसी भुगतेगा, यहाँ लेसर भुगतेगा। फाइनेंसिंग लीज में आपकी यूजफुल लाइफ कवर हो जाती है एसेट को लीज पे देने से, यहाँ यूजफुल लाइफ कवर। यहाँ पे आपको जो लीज रेंटल मिलता है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट के बराबर होता है, इनफैक्ट कॉस्ट से भी ज्यादा होता है। यहाँ पे जो लीज रेंटल मिलता है वो कॉस्ट को कवर अप नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग लीज में अगर आपको कॉस्ट रिकवर करनी है तो 3-4 लोगों को देनी पड़ेगी लीज पे। यहाँ एक ही जने को लीज पे दोगे। और जाते जाते मैंने दोनों सिनेरियो भी समझा दी थी, ये सब कब होता होगा। ऑपरेटिंग लीज क्या उदाहरण एग्जांपल बहुत कॉमन है कि मैंने बहुत सारी एसेट लीज, रूम कार वाला हो गया, ड्राइव हो गया, ये लोग क्या करते हैं गाड़ी लेते हैं आपको लीज पे दे देते हैं, ठीक है? अब लीज का मतलब एक साल ही मत समझना, तो अभी मैं 1 महीने के लिए दे रहा हूँ लीज। ये बिल्डिंग की रेंटल क्या होता है? लीज ही होता है। और मेरी ऑपरेटिंग लीज है, एक तरीके से मनमोहन जी को हर महीने पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? रेंट बोलो उसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के साथ तरीके से करो तो लीज एग्रीमेंट मिल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज के सैकड़ों एग्जांपल होते हैं। फाइनेंसिंग लीज कब देखने को मिलती है? जब आपको इतना लीज रेंटल आपसे लिया जाए कि एसेट की कॉस्ट ही रिकवर हो जाए। जैसे अभी इस बिल्डिंग में मैं 11 साल से इस बिल्डिंग की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी क्या 11 साल में? थोड़ी ना होगी, ठीक है? तो
फाइनेंसिंग लीज में कैसे हो जाता है? मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अभी मान लो इसके पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, मेरे को मशीनें लानी है, मैंने कहा मेरे पास मशीन खरीदने का पैसा नहीं है, तू दे दे मुझे, तो ये मुझे फाइनेंस कर देगा, वो पैसों से मैं मशीन लेके आ जाऊंगा, लेकिन ये बोलेगा सर ये मशीन मेरे किसी काम की नहीं, आपके कहने पे खरीद रहा हूँ। तो आप मुझे क्या करना, ये मशीन के साथ साथ ब्याज का पैसा जोड़कर मैं भी फाइनेंस पे लाऊंगा, या नहीं भी लाऊंगा तो मैं खुद का भी पैसा लूंगा, तो ब्याज तो लूंगा आपसे, तो मेरा पूरा ब्याज सब जोड़ जाड़ के जितने भी साल आपकी मशीन की लाइफ है उससे डिवाइड कर देता हूँ, हर साल मुझे आप उतना लीज रेंटल दे देना। उसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके हैं, ये मशीन को कुछ हो जाता है तो आप जानो, ठीक है। और 10 साल बाद 20 साल के बाद जब लीज खत्म भी हो जाएगी तो इसको स्क्रैप में भी आप ही बेचना, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा मशीन का, मेरा तो लीज रेंटल कॉस्ट के साथ रिकवर, कॉस्ट का अमाउंट लीज रेंटल में रिकवर हो जाना चाहिए विद इंटरेस्ट, इसमें लिखी हुई है बात, यहाँ पे कॉस्ट टुगेदर विद इंटरेस्ट रिकवर हो जाती है, टुगेदर विद इंटरेस्ट यहाँ पे रिकवर, यहाँ तक मैं आपको सब कुछ कल पढ़ा चुका हूं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसमें जो डाउट आएंगे वो भी लेंगे, क्योंकि चलेंगे तो अपन लाइन से ही। चलो पहले ये सेल एंड लीज बैक, अब लीज कितने तरह की होती है, सेल एंड लीज बैक एक ऑफर होता है, ठीक है। अंडर दिस टाइप ऑफ लीज इसमें क्या होता है कि ओनर जो होता है वो सेल कर देता है एसेट किसी पार्टी को, बायर को, और बाद में वो बायर वापस उसी एसेट को ओनर को दे देता है लीज पर। ऐसा क्यों? पहले क्या करता है, ओनर अपनी एसेट सेल कर देता है बायर, वो बायर क्या करता है, वापस वो चीज उसी को दे देता है, किस पे, लीज पे। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी ये सपोज करो कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मेरे को अभी 3 करोड़ रुपए की अर्जेंट जरूरत है, ठीक है। मेरे पास मेरा घर है, मान लो प्रॉपर्टी नहीं है, घर है, 3 करोड़ रुपए की मुझे जरूरत है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, ठीक है। तो मैं अयाज के पास जाके बोलता हूँ, अयाज मेरे को 3 करोड़ रुपए करवा दो। मैंने कहा सर मेरे पास 3 करोड़ है तो सही, लेकिन अपना उसूल है अपन किसी को ऐसे फ्री फुकड़ में पैसे वैसे नहीं देते। मैंने कहा ब्याज दे देना, ब्याज दूंगा नहीं सर, मैं ब्याज नहीं देते हो। मैंने कहा फिर कुछ तो कर मेरी मदद कर, तो ये सब कुछ तो देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा मेरा घर ले ले, एक बार चाटूंगा सर मैं आपके घर का ये करूँगा, ठीक है। मैंने कहा घर ले ले, उसके बाद ये घर मुझे को रेंट पे चढ़ा देना, मैं हर महीने तेरे को रेंट देता रहूँगा, तुम्हारे में ब्याज लेना अलाउड नहीं है, रेंट लेना तो अलाउड है ना, रेंट तो ले सकता है, ये आइडिया सही है तेरा, ऐसा कर लो। तो मैंने अपना ही घर पहले अयाज को बेचा 3 करोड़ रुपए में, अयाज से मैंने 3 करोड़ रुपए लिए, 3 करोड़ रुपए में मेरी मेडिकल इमरजेंसी पूरी करी, और वही घर अयाज ने मुझे रेंट पे चढ़ा दिया, सी सेल एंड लीज पे, और अब उसी घर में मैं रह रहा हूँ, जो टेक्निकली मेरा है लेकिन मेरा नहीं है, वो अयाज का है, और अयाज मुझसे क्या ले रहा है हर महीने, लीज रेंट, क्योंकि अयाज मुझसे ब्याज नहीं लेना चाहता, तो लीज ले लिया। एग्जांपल समझ में है? तो ऐसा कब होता होगा, ऐसी कंडीशंस में होता होगा सेल एंड लीज। वो बच्चा पूछते हैं सर सेल और लीज में क्या, आपकी प्रॉपर्टी आपने सेल पे देखो फिर लीज पे क्यों ले लिया, तो ऐसा इन सिचुएशंस में होता होगा। ये एग्जांपल मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये मेरी एक पार्टी के साथ हुआ था ऐसा, और ये घर का ही केस था, बीच में घर ही था, घर ही खरीदा गया और घर को ही वापस लीज में, क्योंकि जो दोनों पार्टी थी, जो ना एक ब्याज देना चाहती थी ना एक ब्याज लेना चाहती थी, तो इस तरीके से सेल एंड लीज बैक का कॉन्ट्रैक्ट हमने उनके साथ करवाया, ठीक है। आइडिया दिया था मैंने कि दूसरा सर का आइडिया था, ठीक है, हो गया। वाह वाह। अब लिवरेज लीज, लिवरेज लीज क्या होती है भाई साहब, लिवरेज लीज, ठीक है। इस लीज में थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्वड बिसाइड्स लेजर। इसमें बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसमें जो लेसर है वो क्या करती है, आपको लीज पे एसेट देगी, लेकिन जो एसेट को लीज पे देगी वो उसकी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी से पहले फंड बोरो करती है, बोरो करके आपके लिए एसेट खरीदती है और आपको लीज पे दे देती है, और आपको बोलती है कि अब इस लीज रेंटल में से एक हिस्सा उसको ब्याज का भी जाएगा, क्योंकि मैंने उससे लिया है। तो लीज रेंटल इतना हाई होता है कि उसमें ब्याज का भी एलिमेंट होता है और लीज रेंटल भी होता है, ठीक है। तो ये लीज एंड बोरो वाला केस होता है, लिवरेज लीज बोलते हैं उसको, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है, हमेशा होता है कि जब आपके पास पैसे नहीं है लेकिन सामने वाला कह रहा है मेरे को दे दो, ठीक है, मैं कहा भाई मैं तेरे को एसेट लेके दे दूंगा, लेकिन पूरा पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे को भी थर्ड पार्टी से बोरो करना पड़ेगा। तो बैंक होती है वो थर्ड पार्टी, बैंक से बोरो करते हैं, वो चीज को आपको चढ़ा देते हैं, ठीक है। हमारी एक पार्टी है जिसका जेसीबी का काम है, तो वो जेसीबी वाली मशीनें जो होती है बहुत महंगी आती है, 30-40-50 लाख की मशीनें आती हैं, और वो मशीनें लीज पे देते हैं लोगों को काम करने के लिए, उससे रेंटल आता है उनके पास,
लेकिन वो मशीनें वो खुद सारी नहीं खरीद सकते, ठीक है। वो क्या करते हैं कि किसी से बोरो करते हैं अमाउंट और वो मशीनें खरीदते हैं, फिर वो मशीनें लीज पे चढ़ाते हैं और लीज पे फिर जो रेंटल आता है उसका भी एक पार्ट होता है उनका, और एक ब्याज का या जो से भी लिया होता है उससे जो भी रिटर्न देना होता है उसका भी एक हिस्सा होता है। सेल एड लीज, ठीक है। अब एड आ गया है तो ग्रांट आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि अंडर दिस लीज द लेसर एंटर इनटू अ टाई-अप एग्रीमेंट विद मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग द मार्केटिंग ऑफ लेटेस्ट प्रोडक्ट थ्रू हिज ओन लीजिंग ऑपरेशंस। इसमें मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा कि भैया आप मेरे को पैसे दो तो मैं जो एसेट खरीदूंगा ना उससे जो मैन्युफैक्चरिंग करूंगा उसमें सबसे पहले मैं वो प्रोडक्ट आपको ही दूंगा या एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट ही आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनें चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो आप मुझे पहले फंड करो, ऐड करो, ग्रांट दो। अब वो ग्रांट रिफंडेबल भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल भी हो सकती है, वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आपकी पैसों से मैंने एसेट खरीदी, उसमें कुछ पैसा मेरा भी हो सकता है और वो एसेट बनाकर जो माल आएगा वो मैं आपको ही दूंगा। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां करती है जो कहती है हम सब काम खुद नहीं कर सकते, तो आप हमारी एंसिलरी इंडस्ट्री हो, आप बनाओ ये चीज और ये रॉ मटेरियल बना के आप हमें दो, लेकिन हम नहीं बना सकते इसको। और आपको पैसे चाहिए तो हम पैसे देंगे, मशीन चाहिए तो हम मशीन भी आपको दे देंगे। तो याद रखना ये चीज लीज पे हमने ही दिया तो इससे माल आप हमारे लिए ही बनाना सकते, ठीक है। तो ये भी एक तरह की लीज होती है। एक होती है क्लोज एंडेड लीज और ओपन एंडेड लीज। हर चीज में जो मैं एग्जांपल देता जा रहा हूं वो याद रखना है ना, सब चीज आप रट नहीं सकते हो, फिर आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करना क्या। मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन तो कैसा बनना चाहिए कि केस स्टडी टाइप बने तो मजा आया, 4-5 केस लिख दे और पहचानने को बोले कि ये कौन सी वाली लीज है, रादर देन ये दे कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लीज, तो बड़ा कॉमन हो जाएगा। 4-5 लीज दे दे और पहचानो भाई ये कौन सी वाली लीज है, ठीक है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में क्या होता है, इनके नाम से इनका मतलब है। क्लोज एंडेड में क्या है, एसेट ट्रांसफर हो जाएगी लेसर को लीज खत्म होने के बाद, ठीक है। रिस्क, ऑब्सोलेंस, रेसिडुअल वैल्यू सब कुछ लेसर का रहेगा जो फाइनेंस लीज में होता है, ठीक है। अरे ऑपरेटिंग लीज में होता है। और यहां ओपन एंडेड लीज में क्या है, लेसी के पास ऑप्शन है कि वो लीज में एसेट को बीच में कभी परचेज भी कर सकता है। अब यहां पे मैंने आपको एसेट दी है और मैंने आपको कहा कि ये यूज कर रखे मुझे दे देना, जो ऑपरेटिंग लीज होती है, और ये क्लोज है, मतलब तुम खुद इसको यूज करोगे और रेंटल पे करोगे, बस एसेट पे मालिकाना हक तुम्हारा नहीं है। ओपन एंडेड में मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा कि 3 साल ये एसेट को चलाने के बाद तुम्हें अच्छी लगे तो तुम ले लेना, तो मुझे दे देना पैसे, एसेट तुम्हारी, ठीक है। इसे एक एग्जांपल दे दो। अभी मेरे एक फ्रेंड के पास टाटा नेक्सॉन की गाड़ी नई खरीदी थी 17-18 लाख में, बीच में उसको थोड़ी लिक्विडिटी क्रंचेस हुए, पैसे की प्रॉब्लम, वो गाड़ी बेची थी, ठीक है। तो किसी ने उसको ऑप्शन दिया कि भाई गाड़ी बेच मत, दे दे किसी को, बाद में पैसे देकर वो तेरे को पैसे दे देगा, पैसे उसको चुका दे, गाड़ी वापस दे देना, मतलब वही लीज वाला चला दे। तो उसने क्या ऑप्शन दिया कि मैंने ये गाड़ी 18 लाख में ली है और अभी मैंने इसको सिर्फ 1 साल चलाया, 1 साल में बहुत कम चलाया है, तो 12 लाख में अगर कोई ये नेक्सॉन मुझसे लेने को रेडी होगा तो मैं उसे दे दूंगा। और ये ओपन एंडेड लीज होगी, 12 लाख वो मुझे दे दे, गाड़ी उसकी, वो चलाए, 2 साल बाद 1 साल बाद वो मेरे पास वापस आए, और अगर वो चाहता है गाड़ी को ही अपना ही रखना तो वो अपना रखे, नहीं तो वो गाड़ी देकर वापस अपने पैसे चाहता है तो डेप्रिसिएशन काट के मैं पैसे भी दे दूंगा जब मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन उसमें खुले रहे। तो ये ओपन लीज जहां पे आपको लीज के साथ साथ ओनरशिप राइट भी है। अभी वो दे तो लीज पे ही रहा है, ये समझो आप कि वो लीज पे ही दे रहा है, 1 साल की लीज है, 12 लाख रुपए जो ले रहा है आपसे वो 1 साल के नहीं, वो गाड़ी के पैसे, उसमें लीज रेंटल कट जाएगा उसका 1 साल बाद 2 साल बाद, लेकिन 2-3 साल बाद उसे ऑप्शन भी है कि अगर उसे खरीदनी हो तो खरीद भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत। इस तरह की दोनों तरह की लीज होती है, जहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि बीच में आपको एसेट अच्छी लगे तो ओनरशिप भी आपकी हो जाएगी, और क्लोज लीज में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, उसमें ओनरशिप आपकी नहीं। नेक्स्ट ये पढ़ने को बोले थे, एक-एक करके बोलना जा रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और कहां से क्रेडिट मिलता है, हमें ट्रेड क्रेडिट धंधे से अच्छी क्रेडिट क्या होती है, माल उधार पे ले आओ, 15 से 90 दिन में चुका दो, क्या हो गई है ट्रेड क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चे लेट पे करो, सैलरी लेट लो, वो भी एक क्रेडिट होगी, कस्टमर से एडवांस ले लो, वो भी एक क्रेडिट हो गया। कमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर्ड मनी रेज करने का एक तरीका होता है प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, आरबीआई करवाता है, लेकिन ये आपने ना बिल्कुल चर्चा में, मतलब अब इतना कॉमन यूज नहीं है। 1989 में शुरू हुआ था, लेकिन अब बहुत कम कंपनियां कमर्शियल पेपर इशू करती है, तो रिलेवेंट इसकी रिलेवेंस धीरे-धीरे क्या होती जा रही है, कम।
जैसे बैंकों के आने के बाद पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने कम हो गए ना, ऐसे ही दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस आने के बाद कमर्शियल पेपर का रिलेवेंस कम हो गया है। बहुत कम कंपनी होती है जो कमर्शियल पेपर वगैरह इशू करती है। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट और इनके बीच में ही रह गया है बस। ट्रेजरी बिल भी वही है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है किसको, आरबीआई को, और आरबीआई से फंड रेज कर लेती है। बैंक एडवांस तो लोन हो गया एक तरीके का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी अलग-अलग तरीके होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, सब सुन रखे तुमने। यहाँ तुम्हें दिक्कत आ सकती है व्हाट इज क्लीन ओवरड्राफ्ट, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें आया डाउट नहीं आया, आजा समझ बोलो क्या समझ में ये नहीं क्लीन ओवरड्राफ्ट ये देखिए कि उनकी रेपुटेशन क्या है, उनके सेल्स क्या है, सबके लाइक ओवरड्राफ्ट होता है तो कोई सिक्योरिटी नहीं देते, लेकिन सामने से गारंटी से गारंटी भी रखवाते हैं कि ना मतलब ये ना ये देते देगा ना वैसे किसी एक और बंदे से गारंटी रखवाते हैं। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? एक और बता Yes, safeguard guarantee from other person or credit worthy before granting. ये लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है प्रैक्टिकली ये फॉलो कीजिए, बाकी से जो बोला पूरा सही है। क्लीन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तो आप समझते ही हो, जहाँ पे आपको एक सैंक्शन लिमिट मिल जाती है, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं होगा तो आप उतना सैंक्शन लिमिट तक आप विड्रॉ कर सकते हो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। जितना भी आपका बैंक बैलेंस होगा आप उससे ओवर में भी विड्रॉ कर सकते हो, उसके ऊपर आपको फिर चार्जेस देने पड़ेंगे, ब्याज देना पड़ेगा। अब क्लीन ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? क्लीन ओवरड्राफ्ट में भी आपको एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है, उतना आप विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ अमाउंट पे ब्याज लगेगा, सब कुछ सेम है, बस इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर दी जाती है, आपकी सेल कैसी है, आपका बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, आपने पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, ये सब देखकर आपको क्लीन ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यूजुअली 15-20 दिन के लिए, ज्यादा नहीं मिलती है। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसमें भी अपन किसी और से भी गारंटी दिलवाते हैं, अदर पर्सन से। ये बैंक में नहीं होता है यूजुअली, प्रैक्टिकल लाइफ में करवाना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लीन ओवरड्राफ्ट सीधे मिल जाता है। अब इसमें बहुत सारी जगह पे डिबेट भी होता है और बहुत सारे बैंकों ने बहुत अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होने के बाद भी क्लीन ओवरड्राफ्ट देना बंद कर दिया है, बिकॉज एनपीए इतने सालों में बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो बैंक को बहुत चिंता होती है ऐसी चीजों में। अनसिक्योर्ड में तो बैंक बिल्कुल डील ही नहीं करना चाहता, ठीक है। इसमें क्लाइंट जो पर्सनल सिक्योरिटी का ये कोई मतलब उसकी रेपुटेशन है। पर्सनल सिक्योरिटी मतलब कार की चाबी रख देगा, वो घड़ी रख देगा रोलेक्स की, नॉर्मल लोन नहीं हुआ ना ये पर्सनल सिक्योरिटी को बैंक क्या करेगा, कार को क्या करेगा बैंक, वो तो रख देता है, वो बोलता है मैं तो 10 दिन में पक्का दे दूंगा तुम्हें पैसे, 10 दिन से 11वां दिन नहीं होगा, इसको मनी एट कॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर बोलते ही पैसा मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास जो पर्सनल एसेट पड़ी वो मिल जाएगी। यूजुअली ये सिर्फ सिक्योरिटी ब्रोकर्स को मिलती है जिनकी क्रेडिट नीड डेली फ्लक्चुएट होती है। तो सिक्योरिटी ब्रोकर्स होते हैं, वो सुबह पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, शाम को बेच देते हैं, पैसा आ जाता है, मिल जाता है, तो वो उनको मिलता है। लेकिन उनको भी रिस्क कितनी होती है, सुबह में पैसा लगाया, शाम को नहीं आया पैसा वापस, तो हर्षद मेहता क्या करता था, यही तो करता था, ठीक है। हर्षद मेहता वाली जो स्कैम वाली सीरीज तुमने देखी होगी, यही बताया गया उसमें, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है कि सिस्टम में ये पैसा पड़ा पड़ा सड़ रहा है, मैं इस पैसे को यहाँ से निकाल के शेयर मार्केट में लगा के सब लोगों की वेल्थ बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा ही बढ़ा दी उसने, ठीक है। फिर नीचे लाना पड़ा, बहुत ऊपर चली गई थी, हमारे हजम नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन दिमाग बहुत जबरदस्त लगा था। और अभी तुम्हें बैंक का देखना हो कि कैसे फजीले होते हैं, कमर्शियल नेता में देख लो, चल रहा था जब तक अच्छा लग रहा था, जब पकड़ाई में आया तो सब पिक्चर बन गई। अच्छा, पकड़ाई में आने के बाद भी मैं तुम्हें हमेशा क्या बोलता हूँ कि चोरी पकड़ी नहीं जा रही है ना, तब तक तो तुम साहूकार हो, ठीक है। दिक्कत आती है पकड़ी जाने के बाद, वो बोलता है अगर तुम ये चीज को लीक नहीं करोगे ना तो मैं अभी भी सही कर दूंगा इसको, ठीक है। क्योंकि अभी तो वो और टॉपिक हुआ, वो तो बात सामने आ गई तो पिक्चर बन गई, सामने नहीं आती तो बिल्कुल सही बताएंगे उस सीरीज में, ठीक है। बिल्कुल उसकी जो वो थी किताब की थी, उसके ऊपर किताब से ही कंपाइलेशन की है वो सीरीज, किताब में ये बात लिखी गई कि जिस तरीके से उसने करा था, ठीक है, वो अभी उसको और चला था, और वो जर्नलिस्ट अगर अपनी एसएस नहीं कराती, ठीक है, उस पे गुस्सा है ना तुझे, अच्छे लोगों पे गुस्सा आता है हमें हमेशा। उस वेब सीरीज में उसको ऐसे दिखाया गया है कि वो हीरो है, अब देखिए सब तो रोने लगे थे वो बना के, मैंने समझाया, मैं कहा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है।
और 2 मेल्टी है। ये पढ़ लिया। एडवांस अगेंस्ट गुड्स, इसमें गुड्स देकर एडवांस हो तो सीसी की तरह बिल डिस्काउंट करवाते हो, ये भी एक ऑप्शन है फाइनेंस करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं एक्सपोर्ट से। अब आप जब एक्सपोर्ट के लिए आते हो तो आपको क्या क्या क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये नया है। अभी तक जितने भी पढ़ा है इसमें भी कुछ क्वेश्चन बन जाए एक आपके ऊपर तो बन जाए, नहीं तो चांसेस कम है, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं जो तुमने पहली बार पढ़ी है वो ज्यादा है। लीज इसमें से ज्यादा अच्छा है, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, वेंचर कैपिटल बहुत बढ़िया है, और वो जो तरह तरह के बॉन्ड पढ़ाए जिनमें एफसीआर वगैरह वो सब बढ़िया है। ये 4 टॉपिक अभी अपने फोकस है अभी तक के। ठीक है, अब आते हैं ये 5वां टॉपिक, इस पे भी बन सकता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बेटा तो बहुत सारे तरह के रिस्क होती हैं। पहला तो जो हमने माल भेजा है वहाँ, तो अगर मान लो मैं अमेरिका भेज रहा हूँ, वहाँ साफ समुद्र पार ऐसा कहते हैं जा रहा है माल, तो पहले तो पहुँचने की रिस्क, फिर वहाँ उसको मिलने की रिस्क, वो पैसे भेजे उसकी रिस्क, फिर करेंसी के अंदर जो एक्सचेंज रेट में फर्क आता है उसकी रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट मैंने कब किया था, पैसे उसने कब दिए, देने कब थे और दिए कब, उस दरमियान डॉलर में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये अभी कल एकदम से डॉलर 84 हो गया। ठीक है, 82 था। ठीक है, और 84 हो गया। मेरे को किसी एक का फोन आया था कि इस साल में मम्मी को हज पे जाना है तो डॉलर अरेंज करने थे, तो उसने बोला था कि भाई अपन लोग डॉलर अभी से ले लेते हैं, डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है। मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी, मैं कहा यार अभी तो 2 महीने हैं, ले लेंगे अपन। ठीक है, और मेरे को मिल भी रहा था 82 में डॉलर, और कल के कल ही 84 हो गया। वहाँ पे जाते तो भाई डॉलर ही लेके जाते हैं, ताकि क्योंकि उस डॉलर से उनका करेंसी होता है रियाल वगैरह कुछ, तो वो रियाल में कन्वर्ट कराने में थोड़ा सही पड़ता है। और अगर रुपीस से रियाल में करवाते हैं तो नुकसान होता है, और रुपीस को डॉलर में करवा लो, डॉलर को फिर रियाल में करवाओ तो बहुत बेनिफिट मिलता है। तो सब जो भी जाते हैं वो यही करते हैं। 84 हो गया जबरदस्त। अभी अगर मैं और लेट हुआ तो भी कितना हो जाएगा। तो करेंसी का रिस्क तो ऐसा है, मतलब एकदम से 2 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो इन सब तरह की रिस्क को काउंटर करने के लिए भी लोन मिलते हैं। तो प्री शिपमेंट ये फाइनेंस आपको शिपमेंट के पहले मिल जाएगा, और पोस्ट शिपमेंट ये फाइनेंस आपको शिपमेंट के, तो आप कितने तरह के होते हैं वो सब। प्री शिपमेंट में पहले मिलता है पैकिंग का क्रेडिट। अब ये किसी को नाम पढ़ के लगेगा कि क्लीन पैकिंग क्रेडिट, तो क्या पैक करने के लिए क्रेडिट मिल रहा है, बाकी माल वाल तो तुमने बढ़िया बना दिया है, सब पैकिंग के थैली के पैसे ले लो, थैली के पैसे ले लो, बक्से के ले लो, ये बक्सा ले लो। ठीक है, तो ये नाम इसको पैकिंग दिया गया है। इसमें पूरा क्रेडिट मिलेगा आपका रॉ मटेरियल बनने से लेकर फिनिश गुड तक का। देखो, दिस इज एन एडवांस अवेलेबल एक्सपोर्टर ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑन ऑफ अ फॉर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर और लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, ये क्लीन है, इसमें आपको कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, जिसको जो भी आप बाहर भेज रहे हो, रॉ मटेरियल भेजो तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड भेजो तो फिनिश गुड, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा आपको जितना भी माल आपने बनाया है। और एक्सपोर्ट में क्रेडिट वैसे भी बहुत आसानी से मिल जाता है इंडिया में, बस आपका डॉक्यूमेंटेशन पक्का हो। स्पेशली आपने अगर गिफ्ट सिटी वगैरह में करा है, आईएफएससी कंपनी के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, अगर आपकी आईएफएससी कंपनी है तो बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आईएफएससी कंपनी तो पूरा काम ही उसमें कर दी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप माल बनाओगे तो पूरा एक्सपोर्ट करोगे, तो एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत जल्दी इंडिया में क्रेडिट मिल जाता है, कोई दिक्कत आती है। ठीक है, अब पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, इसमें नाम से पता चल जाए कि इसमें क्या होगा, आपको जो क्रेडिट मिलेगा उसके लिए आपको गुड्स गिरवी रखने पड़ेंगे। हाइपोथिकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस इज मेड अवेलेबल ऑन सर्टेन टर्म्स where exporter has to pledge payable interest and the goods are hypothecated to bank as security. ठीक है, with stipulated margin, stipulated margin मतलब अभी आपने जो गुड्स प्लेज पे रखा है वो 3 करोड़ का है, तो 20% काट के आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसे मिलता है। ठीक है, अब आप ये बताओ ये पैकिंग क्रेडिट में और क्लीन क्रेडिट में क्या फर्क है? तेज बोल। यहाँ गुड्स हाइपोथिकेट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो फिर अनसिक्योर्ड हो गया, तो ये मिल जाएगा क्या आपको? हाँ, ये एक्सपोर्ट पे मिल रहा है और ये अनसिक्योर्ड नहीं है, इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट रखने की बात बोली है। तो जब लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह आता है तो पैसा पा ही जाएगा वहां से। लेटर ऑफ क्रेडिट अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो बताया मैंने तुम्हें। उस बैंक से पहले क्रेडिट लेंगे, वो उस बैंक के पास जाएगा एक्सपोर्टर, वो उसका बैंक हमारे बैंक के पास आएगा, हमारा बैंक फिर वो लेटर बताएगा, फिर वो लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट तो बहुत बढ़िया चीज है। लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया है तो आपको गुड्स हाइपोथिकेट करने की क्या जरूरत है? अगर सामने वाले ने गुड्स ले लिया और पैसे नहीं दिए तो वो बैंक उस बैंक से मांगेगा जिस बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है।
तो इसीलिए यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट है और यहाँ हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स है। नई चीज याद रखना, फिर बोल रहा हूँ। अगला काटो इसको, ये वापस वही प्लेज वाला ही, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, ECGC क्या होता है ये। इसमें ECGC को तो नहीं समझाया, लेकिन ये ECGC क्रेडिट गारंटी क्या होती है समझो। ये दो तरह की गारंटी होती है, ECGC और DICGC। ECGC और DICGC क्या होती है, ये मेरी तरफ देखो। जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर भी उसे कवर अप करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो ECGC और DICGC दो इंश्योरेंस के कवर होते हैं। इसमें आप एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना पूरा शिपमेंट इंश्योर कर दो, इसको कुछ भी हुआ, ये डूबा हुआ या सामने से पैसे नहीं आए, तो आप मुझे कवर दोगे और बदले में आपको प्रीमियम करनी है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो बाहर माल जा रहा है उसका भी इंश्योरेंस हो रहा है, बाहर से पैसा डूब गया उसका भी इंश्योरेंस हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में तो बाहर से पैसा डूब गया, आपने जानबूझ के बोल दिया डूब गया, और कैसे पता चलेगा, सब पता रहता है। जैसे यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल करके क्लेम मिलता है, यहाँ पे भी पूरी जांच पड़ताल करके क्लेम मिलता है। ठीक है, इंपोर्टर की पूरी कुंडली निकालते पहले वो कौन है, किसको माल दे रहे हो, क्या है क्या नहीं, वहाँ के बैंकों के साथ टाइप होता है, वो लोग वहाँ जाके पूछते हैं वाकई में पैसे नहीं दे पा रहा, इंसॉल्वेंट हुआ है, क्या हुआ है, क्यों नहीं दे रहा, फिर जाके आपको पैसे देते हैं। और गुड्स में तो फिर दिख ही जाएगा, डूबेगा या कुछ भी होगा, तो गुड्स में तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के कवर को ECGC कवर बोलते हैं। अब अगर आपने ये कवर ले रखा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये कवर को गिरवी रख के बैंक से क्रेडिट मिल जाएगा। तो पहले वाले में हमने लेटर ऑफ क्रेडिट गिरवी रखा, दूसरे वाले में हमने गुड्स गिरवी रखा, अब इसमें हम लोग ECGC कवर या DICGC कवर को गिरवी रखा, क्योंकि आपके माल का पूरा इंश्योरेंस हो रहा है। तो कोई भी नुकसान हुआ तो बैंक को कोई दिक्कत आएगी, जो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलता वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से बैंक को मिल जाएगा। अगर पैसा डूबा तो बैंक का, तो बैंक इसलिए आपको लोन दे देती है ECGC गारंटी के ऊपर। किसके ऊपर? इसकी फुल फॉर्म चाहिए कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऐसे ही मुझे, ठीक है। हां, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। Any loan given to exporter for manufacturer, processing, purchasing, packing for export against a firm qualified for packing credit guarantee issued by Export Credit Guarantee Corporation of India। तो ECGC अगर आपको एक्सपोर्ट गारंटी की गारंटी दे देती है, तो उस गारंटी के ऊपर आपको कंप्लीट क्रेडिट मिल जाता है। ये कौन से वाले चल रहे हैं? प्री शिपमेंट वाले। एक कौन सा हो गया? क्लीन पैकिंग हो गया, एक पैकिंग अगेंस्ट गुड्स हो गया, एक ECGC हो गया, और एक चौथा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में मैं तुम्हें 12th क्लास में बता चुका हूं वैसे, और अभी भी कई बार बताया है। फॉरवर्ड एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि अभी मैं फॉरवर्ड एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, कभी 2 रुपए का तो मेरा नुकसान बच जाता, अभी मुझे डॉलर नहीं भी लेने थे, तो कम से कम मैं फॉरवर्ड एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता, तो वो 82 पे हो जाता। अब मम्मी जाती पहले 1.5 महीने बाद, तो 1.5 महीने में अगर रेट 86 भी हो जाता, तो मुझे तो डॉलर 82 में मिल जाता, क्योंकि मैं आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। लेकिन बताओ, पढ़ाते फिर भी यूज नहीं करते, जिंदगी में एक आध बार कभी यूज करने का मौका तो उसमें भी नहीं करते। ठीक है, गलत बात है। मैं जाऊंगा यार, अभी तो जिंदगी के रोने खत्म नहीं हो रहे। 2 महीने बाद वेट ही हो फेयरवेल तुम्हारा होगा, हमारा होगा। पेपर में फेयरवेल की बातें लिखी बताया ना, पूरी स्क्रिप्ट लिख के आ जाओ आप, ये ज्यादा जल्दी बात नहीं। आगे सौभाग्य मेरा, तुम लोग इनवाइट करोगे। Another requirement of packing credit is that if the export bill is to be drawn in foreign, अगर foreign currency में किया है, तो exporter enter into a forward exchange contract बैंक के साथ कर ले, तो भी क्रेडिट हो गया एक तरीके का। बैंक आपको कहेगी कि ये डॉलर आपको इस रेट पे मैं दिलवा दूंगा, आप आज मेरे से फॉरवर्ड एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, डॉलर का रेट कुछ भी हो मैं आपको इतनी रेट पे दे दूंगा। ठीक है, अब पोस्ट शिपमेंट में क्या होता है? पोस्ट शिपमेंट में क्या होता है बेटा, देखो एक बार शिपमेंट हमारा चला गया, तो फिर हमें क्रेडिट की जरूरत ही क्या है, माल भी बन गया, चला भी गया, तो इसमें क्रेडिट की जरूरत क्यों है? क्योंकि वहां से माल 3 महीने बाद आएगा, और हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह दे रखा, उन्होंने कहा भाई आपका शिपमेंट चला गया तो पैसे दे देना, तो ये लोग जानता है माल सब बन गया, इनको कहाँ से पैसे लाते, वहां से माल अभी आना बाकी है। तो पोस्ट शिपमेंट में हमें पैसे की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि माल तो वहां जा चुका है, लेकिन वहां से अभी पैसे नहीं आए, और हमें अभी अपनी वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पोस्ट शिपमेंट में भी हमें क्रेडिट मिल जाएगा।
अब वहां पे जो क्रेडिट मिल रहा था उस पे जो हम सिक्योरिटी रख रहे थे वो अलग तरह की गुड्स था, ये था वो। यहाँ तो गुड्स विदा हो चुका है, तो यहाँ गुड्स कैसे रखूंगा? यहाँ पे रखूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां से जो बिल ऑफ एक्सचेंज आया। ऐसे थोड़ी मैं जिसको दिन रात जिसके साथ उठना बैठना उसको क्रेडिट बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं दूं, तो 7 समुंदर माल भेज रहा हूं, ऐसे दे दूंगा हवा में। कोई लिखा पढ़ी तो होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, प्रॉमिसरी नोट आएगा, कुछ तो आएगा, चेक आएगा, डिमांड ड्राफ्ट आएगा, जो भी उस कंट्री में चलता है वो आएगा। वो चीज को मैं बैंक को रखूंगा और बैंक मुझे क्या दे देगा? क्रेडिट दे देगा। तो देखो इसमें सबसे पहले किसमें मिलता है? एक्सपोर्ट बिल वगैरह पे, जो भी आपने एक्सपोर्ट बिल दिया उसके ऊपर क्रेडिट मिलता है। इसी बिल मिलता है, क्योंकि मैं इधर भी आ रहा है सर, उधर भी आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया EC दोनों पे मिलता है आपको। अगर आपका गुड्स रास्ते में खराब हो गया, डूब गया, कुछ भी हो गया, तो उस पे भी कवर मिलता है। और आपका गुड्स वहां पे सही सलामत पहुंच गया, लेकिन एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए, तो उसके ऊपर भी आपको क्रेडिट मिलता है। तो वो वाला EC कवर यहाँ काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, अभी बताया मैंने कि सर उसने पैसे नहीं दिए, कि आप बोल दो कि उसने नहीं दिए, कौन देखने जा रहा है? तो पूरा कंफर्म करेंगे। मतलब जो इंश्योरेंस का प्रोसेस इंडिया में होता है पूरा क्लेम देने का, वही प्रोसेस वहां भी होता है। अगर मान लो मैंने किसी इंपोर्टर को माल दिया था मिस्टर एक्स को फ्रॉम कनाडा, और वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो EC कवर अगर मैंने ले रखा है तो ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे दे देगी मिस्टर एक्स के बिहाफ। लेकिन वो पहले पूरी जांच पड़ताल करेगी कि क्या वाकई में मिस्टर एक्स ने मुझे पैसे नहीं दिए, क्या वाकई में मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो चुका है, सब बात सही है कि मंदड़क कहानी है, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। तो वो जो EC की गारंटी है वो मैं बैंक को रख दूंगा, और बैंक मुझे 3 महीने के लिए लोन दे देगी। 3 महीने में मेरे पास पैसे आ ही जाएंगे, 3 महीने में मेरे पास पैसे नहीं आए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को मिल जाएगा पैसा। तो बैंक के लिए वो EC एक इनफ सिक्योरिटी है जिसके बेसिस पे बैंक मुझे क्रेडिट ग्रांट कर सकती है। तो पहले दिया एक्सपोर्ट बिल वगैरह के ऊपर, फिर दिया EC के ऊपर। और कैसे मिलता है? ये भी काटो पूरी एक्सपोर्ट बिल की तरह। एक इसके बेसिस पे भी मिल जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक और कैश सब्सिडी वगैरह के ऊपर। सरकार ये कहती है कि अगर आप ये माल बनाओगे तो हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब आपने ये बनाने के लिए ये इनपुट यूज करी है, मतलब बोलेगा आगे छोड़ो, इसके अंदर कुछ इनपुट यूज हुई है, वो इनपुट तो आपने इंडिया से ही खरीदी है। अब जब आप इनपुट खरीद रहे थे तब थोड़ी पता था ये माल एक्सपोर्ट होगा, तो जो इनपुट दे रहा है वो बंदा तो आपको टैक्स लगा के देगा, GST लगा के देगा। अब वो GST की आपको क्रेडिट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो माल अगर आप इंडिया में बेचते तो GST लगता, इंडिया के बाहर तो GST नहीं लग रहा। तो इंडिया के बाहर अगर GST नहीं लग रहा है तो वो जो इनपुट के ऊपर मेरा पैसा लग चुका है उसका मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, ऐसा सरकार कहती है। तो सरकार ने कहा है तो वो रिफंड देगी ही सही। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक के जितने भी कागज है मेरे पास, वो कागज को रख के भी मेरे को एक अमाउंट ऑफ लोन मिल सकता है। ये बोलकर कि उनको मैं बोलूंगा कि देखो इतना ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे मिलेगा, इतनी कैश में सब्सिडी मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने बाहर माल एक्सपोर्ट किया है तो सब्सिडी भी मिलेगी, और जितनी इनपुट यूज करी है उस पर टैक्स का भी रिफंड मिलेगा। तो इतना मेरे पास पेपर है, तो इतना लोन तो आप मुझे दे दो अभी, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा तो मुझे मिलेगा ना। अगर सामने वाले ने नहीं भी दिया मुझे पैसा, डूब भी गया, कुछ भी हो, तो कम से कम ये ड्यूटी ड्रॉबैक तो मुझे वापस मिलेगी, जब मिलेगा तुम ले लेना। तो उस पेपर के बेसिस पे भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। ये सिखा रहा है कि तुम्हें कितनी तरह की क्रेडिट मिल सकती है। एक्सपोर्ट बिल वगैरह के ऊपर मिल सकती है, EC कवर के ऊपर मिल सकती है, और ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह के ऊपर मिल सकती है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना अच्छे से। अदर फैसिलिटी को काटो, और अब बाकी क्या आते हैं, ये सब किस पे चल रहे हैं? लोन पे ही चल रहे हैं। कुछ तो पढ़ के आया, कौन से ट्रेड क्रेडिट से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था? ट्रेड क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लोन से बैंक लेना, ओवरड्राफ्ट, क्लीन ओवरड्राफ्ट, CC, ये सब उसी में चल रहा है। उसमें बीच में क्या आ गया? एक्सपोर्ट बिल। उसमें कितने बनाए? 2, प्री शिपमेंट और तो इस पूरी लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? वो एक्सपोर्ट वाला और एक क्लीन ओवरड्राफ्ट, ये 2 आ सकते हैं। ठीक करते जा रहा तो वही पढ़ेंगे, ये भी मत पढ़ना, ये कुछ भी नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले लेती है, CD, ठीक है, इसके अंदर वो आप लोग डिपॉजिट इशू करते हो। अब इसमें एलिजिबल कंपनी है तो पब्लिक को डिपॉजिट इशू कर सकती है, और एलिजिबल कंपनी नहीं है तो वो सिर्फ मेंबर्स को कर सकती है। पढ़ाई ना लॉ में, वो डिपॉजिट भी एक तरह का लोन ही है। पब्लिक डिपॉजिट आ गया, कोई पब्लिक डिपॉजिट कौन इशू कर सकता है? सिर्फ एलिजिबल कंपनी, जिसका नेटवर्थ ज्यादा हो 500 करोड़ से, और जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से, 100 और 500 का, ठीक है। तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा, तो वो क्या कर सकती है? पब्लिक में डिपॉजिट इशू कर सकती है। वो पब्लिक डिपॉजिट से भी आप पैसा मनी रेज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक इतनी आसानी से पैसे देती नहीं है। तो ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये इतना ज्यादा
चलन में नहीं है। ये जो लिखा है ये भी एक दो चीजें और रिपीट करेगा, बॉन्ड भी अभी वापस आएगी, यूरो बॉन्ड भी वापस आएगा। चलो अब यहाँ से अदर और पढ़ते हैं। इसमें अभी अदर में भी और आएंगे। अब अदर में तो बस मैं जितने बोलूँ उतने याद रखना, उसको तो रीड भी मत करना। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सीड फाइनेंसिंग। बोला था मैंने, कर लिए थे तो बोलो। सीड कैपिटल असिस्टेंस समझ में आ गया तुम्हें? ये बता देता हूँ मैं, सीड कैपिटल असिस्टेंस ठीक है, नया है क्योंकि बाकी तो फिर अनसिक्योर्ड लोन और ये सब है। देखो सीड कैपिटल असिस्टेंस में क्या होता है, इसमें आपको जो पैसा मिलता है ठीक है, वो सेम ये वेंचर कैपिटल की तरह है। बस वेंचर कैपिटल में जो बंदा पैसे दे रहा है ना, वो इंडिविजुअल होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, शार्प होंगे। यहाँ पे शार्प बात नहीं होगा, यहाँ बैंक की होगा। तो आपके पास अगर कोई स्टार्टअप है, आइडिया है अच्छा सा, तो आप लेके जाओ बैंक के पास और बैंक को बोलो चिन्नू ये मेरे पास आइडिया, पैसे दे थोड़े से, ठीक है। तो बैंक को अगर आपका आइडिया सही लगेगा तो वो आपको सीड फाइनेंस, सीड मतलब क्या है, अपन लोग खेती करते हैं तो बीज बोते हैं, तो एक तरीके से हमारा बैंक बीज बो के दे देगा। मतलब वो कम से कम उतना पैसा दे देगा कि आपका आइडिया कंसीव हो सके, स्टार्ट हो सके। अब वो दौड़ेगा कैसे, चलेगा कैसे, उसके लिए फिर और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा बैंक नहीं देगा, लेकिन कम से कम आपकी इतनी मदद तो कर देगा ठीक है कि आप स्टार्ट को करो। तो ये और बेकार होता है, बीच मध्य में छोड़ दिया, स्टार्ट तो कर दो, अब स्टार्ट हो गया, अब आगे ही नहीं बढ़ पा रहा ठीक है। तो मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती तो कोई दिक्कत ही नहीं, खड़ी रहती। अब वो तो पहले गियर पे जाके अटक गई है, अब क्या करूँ, ना बंद हो रही है ना कुछ हो रही है, पेट्रोल और चल रहा है ठीक है, आगे अलग नहीं जा रही है ठीक है, एक ही गियर पे चल रही है ठीक है। तो ये वो वाली चीज है। अब ये सीड फाइनेंसिंग शुरू करी थी इन्होंने आईडीबीआई, इस बैंक का याद है। अब ये बैंक में ही कन्वर्ट हो चुका है, पहले से काम ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, नाम से पता चलता है ये सिर्फ इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम करते थे, क्योंकि ये सीड फंडिंग करके देते थे। अब ये बैंक है, अब ये बैंक है तो ये सेविंग अकाउंट भी खोलेंगे, करंट अकाउंट भी खोलेंगे, ये एफडी भी करेंगे, आरडी भी करेंगे, लोन भी देंगे। बैंक में कन्वर्ट होगा तो फिर सब कुछ करेगा, लेकिन पहले इनका काम ये नहीं था, पहले ये सिर्फ सीड फंडिंग करते थे। तो नाम याद रखा आईडीबीआई का। बढ़ो आगे बढ़ो, तो इसमें क्या होता है, सीड कैपिटल इज डिजाइन्ड बाय आईडीबीआई फॉर प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स ठीक है, for person possessing relevant experience, skill, entrepreneurial skills but lack adequate finance, like finance तो टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, आपके पास अच्छा आइडिया है, आप क्वालिफाइड हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, रोकड़ा। तो हम देंगे आपको, वो सीड फंडिंग होगा। क्या हो गया वो, तो ये इंटरनल अनसिक्योर्ड लोन है, इंटरनल नाम इसकी लास्ट लाइन ये the repayment schedule is fixed depending upon repaying capacity with an initial moratorium up to 5 years का हो गया ये। मोरेटोरियम मतलब 5 साल की छूट दी जाएगी। रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड है, लेकिन 5 साल तक आपको कुछ भी रीपे नहीं करना, क्योंकि अभी तो आपका फंड चलेगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, उसके बाद का रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स है। 5वें साल के बाद 6ठे साल में 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, ऐसे रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड है, लेकिन 5 साल का मोरेटोरियम मिलता है। ये भी गलत लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है हमेशा 5 साल का मिले, खैर सही लिखा हुआ है, अप टू लिखा हुआ है। अप टू मतलब वो मोरेटोरियम 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल तक कोई नहीं रुकता। ये तो रुकेंगे 5 साल। अभी एमबीए करने के लिए लोन मिलता है, उसमें मिलता है मोरेटोरियम 2 साल का, बस जब तक एमबीए होगा, और मानते करते ही लोग जॉब लग जाएगी आपकी ठीक है। 2 साल में एमबीए हो जाएगी ग्रेजुएशन के बाद, तो वो एजुकेशन लोन मिलता है ना एमबीए का, हम वो लोन की ऑडिट कर रहे थे तो 2-2 साल का मोरेटोरियम दे रखा था बैंक को। हमने कहा कि आरबीआई की गाइडलाइन है 3-4 साल बाद तो दिया करो मोरेटोरियम, बोले नहीं 2 साल काफी, 2 साल में हो जाता है, फिर उसके बाद जॉब लग जाएगी। मैं कहा लगते ही तुम्हें चुका देंगे है ना, और लगते ही इतना आएगा पैसा कि ठीक है, और एक अगले दिन से तुम्हें देना शुरू कर देंगे। और कोई लास्ट लाइन, अनसिक्योर्ड की लास्ट लाइन, अनसिक्योर्ड लोन क्या पूरा बताओ, पागल हो गया ये। अच्छा ये अलग वाला अनसिक्योर्ड है, बैंक वाला नहीं। इसमें दे रखा है कि प्रमोटर कई बार अपने बिजनेस के अंदर खुद लोन दे देता है अगर बैंक से नहीं मिलता तो वो प्रमोटर का अनसिक्योर्ड लोन हो गया कि उसने आइडिया स्टार्ट किया। कोई अभी कितने सारे क्रिकेटर्स जो है वो अपने खुद के स्टार्टअप चला रहे हैं, खुद के मतलब उसमें मैक्सिमम पैसा उनका ही होता है, फिल्म स्टार चला रहे हैं, क्रिकेटर्स चला रहे हैं, ऐसा है अच्छा खासा पैसा है, तो पैसा खुद ही दे रहे हैं
अब वो चल निकलेगा तो मिल जाएगा वापस, नहीं तो कुछ क्या मिलेगा, फिर उनका ही तो पैसा है पूरा, अनसिक्योर्ड लोन हो गया वो। तो प्रमोटर स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगाता है एक तरीके से वो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन आर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय प्रमोटर टू मीट द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। दीस लोन आर सबऑर्डिनेट टू इंस्टीट्यूशनल लोन, मतलब ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल लोन की ही तरह होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें होती है, जो अगर वहां से लोन मिलता तो जो इंटरेस्ट लेता होता है प्रमोटर भी ले सकता है इंटरेस्ट लोन, ठीक है, और नहीं तो वो नहीं भी ले सकता, लेकिन बिना इंटरेस्ट के तो कहां काम होगा, तो वो तो अगर देगा पैसा तो इंटरेस्ट तो कम से कम चार्ज करेगा, सिक्योरिटी भी नहीं ले रहा है, तो अनसिक्योर्ड लोन अलग है। इसके लास्ट लाइन हटा दिया मैंने तो चीजें खराब है। अनसिक्योर्ड लोन इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इक्विटी फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो। ये अच्छी लाइन है। आप जब डेट इक्विटी रेशियो निकालोगे तो अनसिक्योर्ड लोन को आप इक्विटी मानोगे क्योंकि ये प्रमोटर ने दी है, क्योंकि ये किसने दी है, इसकी नेचर भले डेट जैसी, आप इसको चुकाओगे वापस, लेकिन है तो ये अनसिक्योर्ड ना, उसके पास पैसे नहीं आए हैं, मतलब आपका स्टार्टअप नहीं चला, कंपनी के पास पैसे नहीं आए तो कंपनी थोड़ी चुकाएगी पैसे, कैसे चुकाएगी, अनसिक्योर्ड है, सिक्योरिटी अलग नहीं है, तो वो पैसा तो गया ना, इसलिए इसको डेट इक्विटी निकालते वक्त हमेशा इक्विटी मानना, डेट मत मानना, क्योंकि इसमें दो कंडीशन पूरी हुई है, एक तो दिया भी ओनर ने, जो ओनर पैसा लेता है उसे इक्विटी मानते हैं, और दूसरा है भी अनसिक्योर्ड, तो इक्विटी की नेचर अनसिक्योर्ड ही तो होती है, इक्विटी शेयर का पैसा कब वापस मिलता है, कंपनी चुका पाएगी तो चुका पाएगी, नहीं तो वाइंडिंग अप पे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बोल दिया पागल हो गया क्या, लास्ट नहीं लगा रखा है, मजे ले रहे थे आप। हाँ सही में मेरे को यही लग रहा है, तुम चाहते ही क्यों कि ये आज में पूरा हो पहले। तो डेफर्ड पेमेंट की गारंटी इसमें क्या होता है, आप मशीनें खरीदते हो और उसे डेफर्ड करवा लेते हो, बड़ी बड़ी मशीन, वो भी क्रेडिट मिल जाती है आपको, ठीक है, तो वो क्रेडिट भी इसमें काउंट की गई थी कि आपने मशीन खरीदी और उसको बोला मैं 6 महीने में पैसे दूंगा, 8 महीने में, वो डेफर्ड हो गया, तो वो भी एक तरीका का क्रेडिट हो गया। इसके लिए आसान है कि हैंड से बोलो, हैंड नॉर्मली से सच है, such a facility does not have moratorium period। पागल हो गए, अभी बताया इसमें moratorium period नहीं होता, मतलब उधर moratorium का क्या मतलब बताया कि इनिशियल ईयर्स में वेव कर देते हैं, यहाँ नहीं करते। यहाँ पे अगर आज आपने मशीन ली तो अगले महीने से ही पेमेंट तो करनी, क्योंकि वो मशीन दे रहा है आपको बेचारा, तो आप प्रोडक्शन करने स्टार्ट करो, उसको धीरे धीरे पेमेंट करो, इसमें मोरेटोरियम नहीं होता है यूजुअली। इसमें भी होना चाहे तो हो सकता है एग्रीमेंट से, जैसे मैंने इसको कहा था भाई तू मुझे मशीन देगा, मशीन का सेटअप करूंगा मैं, सेटअप करके माल भरेगा, एक लॉट अगर बन जाएगा तो फिर वो रोटेशन में घूमेगा, लेकिन पहला लॉट बनने में तो टाइम लगेगा और पहला लॉट बिकने में भी टाइम लगेगा, तो कम से कम 4 महीने का तो मुझे मोरेटोरियम दे, 4 महीने तक तेरे को मशीन का पैसा नहीं दूंगा, 5वें महीने से दूंगा, तो दे देगा वो, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन एग्रीमेंट अच्छी होगी तो मिल जाएगा, बार्गेनिंग पावर अच्छा होगा। ये भी बताओ कैपिटल इंसेंटिव डीप डिस्काउंट कौन याद है, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, रिडीम पार पे होते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आते हैं। Secured premium notes is issued along with a detachable warrant and redeemable after a notified period of 4 to 7 years. Conversion of detachable warrant completion to be done within 900. हाँ, ये secured premium notes क्या होते हैं? इनकी फॉर्म डिबेंचर की तरह होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं 4 से 7 साल के अंदर, और इसमें वो वारंट लगा हुआ ही होता है, आपको करना नहीं पड़ता, इसकी नेचर में है कि 4 साल तक आपको ब्याज मिलेगा, 4 साल के बाद ये अपने आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे फाइनेंस के मोड आगे बढ़ते गए ना, तो ये नाम नए नए आते गए, नेचर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, नाम में चेंज है बस, और कई सारे नाम जैसे कल बात करी थी कि नाम कई बार उसको रिजेंबल भी नहीं करते, ठीक है। चलो ये 0 वाले बेटा 1 मिनट उस क्लास में पढ़ूंगा, ये सबसे शानदार है, मैंने कल लगाया है, ये अगर कभी बॉन्ड खरीदने चाहिए तो ऐसे वाले खरीदने चाहिए, ये इन्फ्लेशन को काउंटर करता है, तो ये अगर कभी हमें इंटरेस्ट देंगे तो कितना देंगे, 7-8% जो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो मैंने कल कहा था फिर रिपीट करूंगा, तो तुम्हें चूस रहे हैं, तुम्हारा पैसा खत्म कर रहे हैं, वो पैसा मान लगा कर तुम निहायत ही बेवकूफ साबित हो रहे हो, अगर तुम्हें 8-10% भी ब्याज मिल रहा है, क्योंकि उतना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ ही रहा है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 6 to 7% इन्फ्लेशन है, तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है उससे तो ज्यादा ही है मेरे हिसाब से,
तो अगर वो 6-7% ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं तो 10 मान के चलो, और यहाँ से आपको 10 मिल रहा है, और 10 का तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया। जैसे कल मैंने कहा था कोई चीज अगर मैं आज 1000 में खरीदता हूं तो एक साल बाद कितने की मिलेगी? 1100, और वो 1000 रुपए मैंने यहाँ लगा दिया तो वो इंटरेस्ट कितना देना है? 1100। तो 1100 आएंगे और वो चीज खरीदने में 1100 चले जाएगी, तो मैंने रिटर्न कहाँ कमाया? क्या बोला? अरे विकास जी कहाँ जा रहे हो आप? कितनी देर में आओगे? आप और निशांत के दोनों जा रहे हो? अरे यार वो उसको ले आना है। अरे नहीं, 2 जने नहीं यार, 1 जना तो हो गया। अरे कहाँ से आओगे तुम? 11:30 तो जा ही रहे हो। 2 जने क्यों जा रहे हो? जो एक से जाओ ना, उठा के जाना है। These bonds are in which interest rate is adjusted for inflation. यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के साथ क्या हो जाता है? एडजस्ट। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट 11 है और इन्फ्लेशन 5 है तो इन्वेस्टर को 16 मिलेगा, ताकि उससे 5% इंटरेस्ट रेट भी, इन्फ्लेशन का रेट भी एडजस्ट हो। बहुत बड़े अमाउंट होते हैं। फ्लोटिंग वाले बता चुका हूँ मैं तुम्हें। ये फ्लोटिंग रेट देखा बोल मैं रूडू This is an ideal instrument which can be restored to the issuer to hedge themselves against। ये तुम्हें मैंने कल कहा था ना, जहाँ hedging आ जाए तो hedging का क्या मतलब है? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। hedging मतलब रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप फ्लोटिंग वाला लोगे तो इससे रिस्क मैनेज हो जाएगी। कैसे रिस्क मैनेज हो जाएगी? कि अगर मार्केट में रेट अगर आपकी फिक्स की 12 है और आपका आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया और 10 हो गया, तो आपने फ्लोटिंग वाला ले रखा है, तो आपका इंटरेस्ट 10 ही लगेगा। मार्केट में 12 है तो आपकी रिस्क क्या हो गई? मैनिपुलेट हो गई ना। तो ये हेजिंग करने का इशूअर क्यों लिखा है? इन्वेस्टर आना चाहिए ना। ये तो इन्वेस्टर के बेनिफिट की बात है। हाँ, तो इशूअर ने किया है ना। आप तुमने तो इसमें बस पैसा लगाया, लेकिन तेरी रिस्क को मैनेज किसने किया? मैंने किया। अब तू अगर फ्लोटिंग वाला खरीद ली है, मार्केट में अगर 12 हो गई, मैं तेरे को 8% ही चार्ज करूंगा, है ना? तो वो 8% चार्ज करके 4% का जो तेरा फायदा करवाया वो मैंने करवाया। वो 4% कैसे करवाना है वो मैं दे दूंगा। वो हेजिंग तो मैं करके दूंगा, तुमने थोड़ी करा। तुमने तो क्या करा? सिर्फ वो बॉन्ड खरीद लिया, इतना सा काम किया। लेकिन अब वो हेजिंग का प्रोसेस तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, फायदा तुम्हें पहुंचेगा, करूंगा तो मैं ना। अब इंटरनेशनल में भी वही सारे नए वाले फंडों बस लो, ये वाले, ये यूरो वापस से आ गए इसमें, ठीक है। चलो एक और लेक्चर लगेगा, बंद कर देते हैं।